Welcome to our channel Learn with Yourself. Here we are learning Maha series of electricity, and in today's lecture we are going to deal with charge, a physical property of matter and its unit, and the smallest charge that can freely exist in this nature, and how we conclude electric current as a flow of charge or as a flow of electron. We are going to deal all these type of aspects in today's lecture. So at first we should learn that charge is a physical property of a particle. चार्ज किसी भी पार्टिकल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और चार्ज के वजह से ही किसी दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन। एक फैक्ट यह है कि अभी तक चार्ज को पूरा तरह से डिफाइन नहीं किया जा सका। हाँ, परंतु हम लोग समझ सकते हैं चार्ज एज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which cause a force of attraction or force of repulsion between any two particle। तो चार्ज क्या हुआ? चार्ज is a natural property of any particle which causes it to experience or feel a force, and this force may be your force of repulsion or force of attraction। यहाँ पे समझने वाला एक और बात है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन तभी एक्सपीरियंस करेगा जब उस चार्ज पार्टिकल को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दिया जाए। कहने का मतलब क्या है, चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। जिस प्रकार की हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ग्रेविटेशन फील्ड होता है और वो फील्ड का कोई लिमिट नहीं है, वो फील्ड लिमिटलेस है, इन्फिनिटी तक चलेगा। और इन्फिनिटी का कोई क्या लिमिट होता है? नहीं। हाँ, भले उसका मैग्नीट्यूड उस फील्ड का कम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उस फील्ड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड घटने लगता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। जिस प्रकार मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, जिस प्रकार मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट उसका हर डायरेक्शन में एक फील्ड होता है। अगर उसके फील्ड में अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट इससे कैसा फोर्स फील करेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा। हाँ, अगर वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो फील्ड, चूँकि यहाँ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो फील्ड क्या होगा, कम होगा। इसलिए अगर कोई बहुत ही दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो बहुत ही कम होगा। इसका मतलब अगर ये आर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो इस पर लगने वाला फोर्स, ये फोर्स कौन लगाएगा? ये ऑब्जेक्ट, इसको अगर मान लेंगे हम लोग m1, इसको m2, तो m1 जो m2 पर लगाएगा फोर्स वो बहुत कम ही लगेगा, बहुत कम लगेगा। काहे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऑब्जेक्ट इंटर कर चुका है, लेकिन ये अभी भी बहुत दूरी पर है। तो समझे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिटलेस है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, बढ़ गया तो हम क्या बोले, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीकेन हो जाएगा। वीकेन होने का मतलब कमज़ोर पड़ता जाएगा। उसी तरह देखिए ये ऐसे 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 समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बड़ा होते जा रहा है। इसका मतलब इस पर लगेगा फोर्स कितना, बहुत ही कम फोर्स लगेगा। सेम केस होता है चार्ज पार्टिकल में। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक चार्ज पार्टिकल लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो ये भी एक फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज पार्टिकल पे।
कहने का मतलब इसका भी एक फील्ड होगा, इसका फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से। ये एरो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। हाँ, लेकिन इसका ये डायरेक्शन बदलता रहता है। कब बदलेगा? जब अगर इस पे अगर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज लगेगा तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा। वही अगर ये चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज हम लाते हैं तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्या कि यहाँ पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। चूँकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो इसको आउटवर्ड मूव करवाएगा, और वही अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल के तरफ इसको मूव करवाएगा, उस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। चलिए और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये फील्ड लाइन जो होता है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि जब दो अपोजिट चार्ज लाया जाता है तो उसके बीच में कैसा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वहीं पे अगर दो सेम टाइप ऑफ चार्ज लाएंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन फॉर्म होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स में, ये नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल कौन है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि चार्ज है, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल से। तो इसका सिंबल जो होता है वो है आपका Q। जिस प्रकार की फोर्स जो है, फोर्स का सिंबल क्या होता है, F होता है। लेंथ का सिंबल क्या होता है, L होता है। मास का सिंबल क्या होता है, M होता है। उसी प्रकार चार्ज का सिंबल क्या है, Q है। और जिस प्रकार इन सब का यूनिट होता है उसी प्रकार इसका भी क्या होता है, एक यूनिट है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब। कूलम्ब। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब कि इस यूनिट का जो सिंबल है वो होता है C। ओके, अब हम लोग इसी के आधार पे देखेंगे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि इस नेचर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब क्या है कि इस नेचर में 1.6 इंटू 10⁻, -19 कूलम से छोटा चार्ज प्रेजेंट ही नहीं हो सकता है। और ये जो चार्ज होता है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पे होता है और दूसरा प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे जब होगा तो ये निगेटिव होगा, और वही जब प्रोटॉन पे होगा तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप तो ये पहले ही जान चुके होंगे कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब चीज़ आप लोगों ने पहले ही समझ लिया। ओके, तो अब देखिए, बोला ये जाता है ना कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग दूसरे अंदाज में अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक करेंट। समझ गया आप लोगों ने? ओके, हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट का बात करते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग कूलम्ब पे बात करते हैं, 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब। इसलिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे ना तो हम लोगों का कैलकुलेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाने के लिए हम लोग कूलम्ब से हमेशा डील करते हैं। तो यहाँ पे समझना होगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ओके, और हम अभी बताएं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे तो हम लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग चार्ज पे बात करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि 1 कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा?
मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो कि आपका 1 कूलम्ब बनाएगा। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इतना। और आप इसको और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जब बोला जाता है कि वायर से कूलम्ब पास कर रहा है, एक कूलम्ब पास किया, तो कहने का क्या मतलब है, एक कूलम्ब जब पास किया तो इतना इलेक्ट्रॉन एक साथ पास किया, एक मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप पास किया, समझे ना। यही है बेसिक कंसेप्ट और यही है चार्ज। तो आप लोगों ने समझा चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और हम लोगों ने उसके यूनिट को भी डील किया, और हम लोगों ने देखा कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रेजेंट होता है एज अ चार्ज के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके माय डियर फ्रेंड, दैट्स ऑल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड वी विल गिव आवर बेस्ट एफर्ट टू मेक योर ऑल डाउट क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like, share and comment. Okay, thank you.